Hey guys, welcome to Study with Bhala. So we are starting with the unit 2 of international business. Okay, in this particular unit we would be covering all the theories. Okay, so ये जो particular unit है इसमें काफ़ी important theories हैं. Okay, जो आपके काफ़ी means question paper में आ सकते हैं even for 10 marks, 2 marks, 5 marks. Okay, so ये काफ़ी important unit है. Okay, so let's begin. So firstly, I'm going to tell you the theories which we would be covering. Theories of international trade. Okay, first is mercantilism. Next, absolute cost advantage. Next, comparative cost advantage. Relative factor endowment theory. Country similarity theory. And last is product life साइकिल थ्योरी. इसमें से 2-3 तो ऐसे रिलेटेबल लग रहे होंगे कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है. ओके, बट कुछ हैं जिसमें आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा. ठीक है, वी इवन हैव 1-2 न्यूमेरिकल्स ऑल्सो. सो क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के लिए भी बनते हैं एंड इवन 5 मार्क्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, सो फर्स्टली वी कम अपॉन मर्केंटिलिज्म. हम लोगों ने मर्केंटिलिज्म के बारे में यूनिट 1 में भी डिस्कस किया है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अर्लियर, बट यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग उसका सब कुछ समझेंगे. फर्स्टली, जिसने नहीं पढ़ी है यूनिट 1, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट. ओके, बट कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से पूरा एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे भी. ओके, सो मर्केंटिलिज्म इज एन अर्ली इकोनॉमिक थ्योरी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग नेशनल वेल्थ एंड पावर ऑफ मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइजिंग इम्पोर्ट्स टू एक्यूमुलेट गोल्ड एंड सिल्वर. सिंपल टर्म्स में यहाँ डेफिनेशन मेंशन है. एक तरीके से इसका मतलब हुआ एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट कम करो. सिंपल, ठीक है. मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट्स. व्हाई? टू एक्यूमुलेट गोल्ड एंड सिल्वर. सिंपल बात है, अगर आप इंपोर्ट करोगे ओके कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो आपको पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, आपके पास से ठीक है जाएगी वेल्थ. यहाँ पे क्या मतलब है? एक्सपोर्ट ज्यादा करो. एक्सपोर्ट ज्यादा करने से क्या होगा? आपके पास ज्यादा वेल्थ आएगी, राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. डोमिनेटेड यूरोप फ्रॉम 16 to 18th century, okay, and promoted state control over trade, colonization and supported large standing armies through wealth accumulation. So काफी ज्यादा मीन्स इन्होंने अपने आप को प्रॉस्परस बना लिया था ड्यू टू द वेल्थ एक्यूमुलेशन. ओके, सो ये आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया. मूविंग फर्दर, key features. This is really important. This can like come for around 2 marks. Okay, 2 और अगर आप end term दे रहे हो तो 5 marks का आ सकता है ये particular question. Okay, firstly key feature. देखो ये मैंने सब short में लिखा है. Okay, just because you can make the headings. Okay, and आप अपने आप से खुद से elaborate कर सकते हो सब कुछ. फर्स्टली एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इम्पोर्ट मिनिमाइज करो. ठीक है, इसको आप प्रॉपरली इलाबोरेट कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्विस लेके. स्टेट लेड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. ठीक है, स्टेट लेड हो गया था. ओके, वेल्थ इक्वल्स टू गोल्ड एंड सिल्वर. यहाँ पे मेजरली मर्केंटिलिज्म पुराने ज़माने में जब ये फॉलो होता था तो इसमें क्या होता था कि ये कोशिश करते थे जो वेल्थ है वो गोल्ड और सिल्वर के टर्म्स में वो काउंट करते थे. ओके, नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी. सो एक तरीके से जो एक नेशन है, ठीक है, वो कैसे प्रॉपर बनेगा, प्रॉस्पेरस कैसे बनेगा, सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनेगा, थ्रू द गोल्ड एंड सिल्वर, थ्रू मोर ऑफ द एक्सपोर्ट्स. ठीक है, फुल टाइम मिलिट्री सपोर्टेड बाय ट्रेड. जो मिलिट्री थी, जैसे हम लोग ने लास्ट पॉइंट हिस्टोरिकल इवेंट्स पे पढ़ा, उसमें स्ट्रेट लेड काफी हेल्प आउट हो रहा था, मिलिट्री सपोर्ट हो रहा था थ्रू द ट्रेड. सो दिस इज ऑल फुल टाइम मिलिट्री सपोर्टेड बाय द ट्रेड. ओके, नेक्स्ट इज मॉडर्न मर्केंटिलिज्म. अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज नियो मर्केंटिलिज्म और व्हाट इज मॉडर्न मर्केंटिलिज्म, बोथ आर द सेम्स, both are same. Okay, it includes the tariffs, the subsidies, the currency devaluation and the import restrictions. ठीक है, सो जैसे कि आजकल जो भी आपका मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान आपका कोई भी टैरिफ लग रहा है, कोई भी टैक्स लग रहे हैं, ठीक है, वो आपका आता है मॉडर्न मर्केंटिलिज्म में. ओके, पुराने जमाने में इतना कुछ मींस टैक्सेस और टैरिफ्स का लेके ज्यादा कुछ होता नहीं था, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. ओके, सो आजकल करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है. ठीक है, सब्सिडीज दे रहे हैं, टैरिफ्स हो रहा है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो रहे हैं? जैसे कि उस पर्टिकुलर कंट्री से वॉर हो गई. ओके, वी वोंट बी इंपोर्टिंग गुड्स ओवर देयर. ओके, नॉर एक्सपोर्टिंग. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न मर्केंटिलिज्म. ओके, मूविंग अहेड. Types of mercantilism. So there are 5 types of mercantilism. This question can come for 5 marks. मेक श्योर कि आप टाइप्स अच्छे से याद रखो क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेबोरेशन है नहीं.
जो वर्ड है उसी से रिलेटेड आपका इलेबोरेटेड चीज होगा पूरा, जैसे एक्सपोर्ट लेड, बूस्ट एक्सपोर्ट यूजिंग ट्रेड बैरियर्स। ओके, जितने भी आपके मींस मर्केंटिलिज्म मेजरली वो फोकस क्या करते थे, एक्सपोर्ट पे। सो उसी की बात हो रही है कि बूस्ट एक्सपोर्ट्स यूजिंग ट्रेड बैरियर्स। ओके, जितने भी बैरियर्स ऑफ ट्रेड आते थे कि यू कांट एक्सपोर्ट ओवर हियर, ओके, आप इस पर्टिकुलर कंट्री से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से उसने उसको बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश की। एक्सपोर्ट लेड। स्टेट लेड मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया, स्टेट आ गया ना, तो गवर्नमेंट की कंट्रोल आ गई। एंड प्रमोट इंडस्ट्रीज। ओके, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सो दे वांट टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, ठीक है, जो भी उनकी इंडस्ट्रीज होंगी उसको वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर इंडिया है, ठीक है, इंडिया, तो वो काफी अच्छे हैं लाइक इन व्हीट। ओके, जो इंडस्ट्रीज हैं जो प्रॉपर चीजें प्रोवाइड कराती हैं उनको, ठीक है, सो दे कैन गो ओके एंड प्रमोट थिंग्स, ओके, फ्रॉम देयर पर्टिकुलर कंट्री फॉर द अदर्स। ओके, आप समझ रहे हो, स्टेट लेड का ये मतलब होता है। कॉलोनियल, एक्सप्लॉइट कॉलोनीज फॉर रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज होती है ना, जहाँ से हम लोग लाइक एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि आपके हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो ये सारी चीजें मीन्स आपको रिसोर्सेज बनाने के लिए भी पर्टिकुलर कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज लाने होंगे ना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो कॉलोनियल मर्केंटिलिज्म था ये। इंडस्ट्रियल मीन्स प्रोटेक्ट एंड ग्रो मैन्युफैक्चरिंग। सो एज वी टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रीज, जो भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है जो परफेक्ट होती है एक पर्टिकुलर चीज को ग्रो कराने में, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने में, ये सारी आपकी आती है इंडस्ट्रियल मर्केंटिलिज्म में। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल यूज, फाइनेंशियल टूल्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट। सिंपल बात है, आजकल न्यू टाइप की टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे कि आपका जो पेपैल है, ठीक है, ये एक ऐसा पेमेंट टूल है, ठीक है, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, जैसे पेटीएम है वो नहीं यूज हो सकता है, ठीक है, बाहर के देशों में नहीं यूज हो पाएगा, बट पेपैल इज द ओनली ऐप, ओके, द ऑनलाइन वेयर यू कैन ट्रांसफर द मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज लाइक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप यूज करो, अच्छे टूल्स यूज करो, ओके, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। क्योंकि कई बार ये लगता है अच्छा वो कंट्री तो बहुत दूर है, तो हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे करेंगे। सो ये सारे अच्छे फाइनेंशियल टूल्स यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके होते हैं टाइप ऑफ मर्केंटिलिज्म। कैसे आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो उसकी बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत मैं सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मूविंग अहेड, दैट इज द प्रोज एंड द कॉन्स, एडवांटेज एंड द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्टली बूस्ट नेशनल इनकम एंड गोल्ड रिजर्व्स। सिंपल बात है, एक तरीके से नेशनल इनकम ही तो बढ़ रही है। अगर आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो, गोल्ड और सिल्वर अपने पास ला रहे हो, ओके, तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, सिंपल। एंड गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड भी आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, ओके, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। ओके, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स। तो क्या होता है, एक तरीके से जो डोमेस्टिक है, ठीक है, आपकी जैसे इंडिया है, ठीक है, सो यू आर वेरी गुड एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स। सो आपको टेक्सटाइल्स के लिए भी यू नीड अ लॉट मेनी पीपल हु विल बी वर्किंग इन योर पर्टिकुलर फर्म्स और इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी डोमेस्टिक, इंडिया में जो आपकी डोमेस्टिक हैं, ठीक है, उसमें आपको लोग चाहिए। सो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जॉब मिल गई लोगों को, बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। सारी चीजें देखो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। ओके, इफ यू विल लाइक ट्राई टू कनेक्ट फ्यू थिंग्स, ओके, आप आराम से खुद प्रोस कॉन्स बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। सिंपल बात है, यू वोंट बी डिपेंडेंट अपॉन द अदर कंट्रीज कि अच्छा वो हमें प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, हम यहाँ से कुछ करेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, आपने रिड्यूस कर दिया फॉरेन डिपेंडेंसी, ठीक है, वहां से कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा, राइट, इंपोर्ट तो आपका लेस है, ओके, और एक्सपोर्ट तो आपका हद से ज्यादा है। सो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, उससे जॉब लोगों को मिल जाएगी, फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इंपोर्ट कम हो रहा है। क्लियर? नाउ कमिंग अप ऑन द कॉन्स, रेजेस प्राइसेस ड्यू टू टैरिफ्स। सिंपल बात है, अगर टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, टैक्स आप लगा रहे हो प्रोडक्ट्स पे, आपने एक कार सप्लाई मीन्स इंपोर्ट कराई अपने पास थी, तो वो 50 लाख की, अब उस पे एक्सपोर्ट ये सब टैरिफ्स ट्रेड सब कुछ लग गया, 60 लाख की हो गई। सो एक तरीके से रेस प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस 50 लाख था वो 60 लाख हो गया। रिड्यूस एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। एफिशिएंसी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है अगर आप कहीं से चीजें इंपोर्ट करा रहे हो, ठीक है, इनोवेशन ज्यादा नहीं हो रहा है आपके कंट्री में क्योंकि आप तो चीजें इंपोर्ट करा ले रहे हो ना, आप खुद का इनोवेशन कहाँ है आपका, राइट। क्रिएट ग्लोबल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो कई बार क्या होता है मतलब ग्लोबल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि वी वोंट बी एक्सपोर्टिंग गुड्स टू यू, क्योंकि आपके साथ हमारा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, तो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. ओके, फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स ओवर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट. एक तरीके से आप बस फोकस करो, अच्छा चलो यहाँ से प्रोडक्ट मंगा लेते हैं. यू आर जस्ट फोकसिंग अपॉन द शॉर्ट टर्म गेन्स. ओके, क्योंकि देखिए अगर आपको बिजनेस में रहना है, ये आपको फोकस करना है एक लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, आपको फोकस करना है, अच्छा हाँ इनके साथ हमें रहना है तो हमें लॉन्ग टर्म का सोच के रहना है. अगर आप शॉर्ट टर्म का अभी से पहले से सोच ले कि हाँ चलो प्रोडक्ट बिक गया, हो गया, ऐसे अगर आप लेके चलोगे चीज़ें तो प्रॉपर चीज़ें नहीं होती हैं. ओके, सो मेक श्योर आप हमेशा हर चीज़ का प्लान करो लॉन्ग टर्म के लेके. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू द प्रोज एंड द कॉन्स. ओके, मूविंग अहेड. Absolute cost advantage theory, it was developed by Adam Smith. Okay, so a country has an absolute advantage if it can produce more of goods using the same or the fewer resources than the another country. ठीक है, जैसे प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड टू मैक्सिमाइज ग्लोबल आउटपुट. पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. ठीक है, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड और पोर्चुगल दोनों वाइन बनाते हैं, क्लॉथ भी बनाते हैं दोनों. जिसकी सबसे ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज होगा, ठीक है, मींस जो जिनकी यूनिट, मींस एक पर्टिकुलर यूनिट का प्रोडक्ट जो ज्यादा बना पा रहे हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर आपके क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर गुड. कैसे समझो इस बात को. ओके, 1 सेकेंड. जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है इंग्लैंड इज प्रोड्यूसिंग 1 वाइन पर यूनिट इनपुट, लाइक 1 घंटे में चलो बना रहे हैं, ठीक है, 1 आवर में वो 1 बॉटल बना पा रहे हैं. मान लो इट्स नॉट लाइक पॉसिबल, बट मान लो, ठीक है. एंड पोर्चुगल उसी टाइम 1 घंटे में 6 बॉटल्स बना रहे हैं वाइन का. यहाँ पे इंग्लैंड बना रहा है 12 क्लॉथ पर यूनिट इन 1 आवर एंड पोर्चुगल इज मेकिंग 10 क्लॉथ इन पर यूनिट इनपुट. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सिंपली समझ आ रहा है, पोर्चुगल हैज कॉस्ट एडवांटेज ओवर इंग्लैंड, ओके, इन मेकिंग वाइन, एंड इंग्लैंड हैज द कॉस्ट एडवांटेज ओवर द पोर्चुगल ऑफ मेकिंग क्लॉथ एट 12. सिंपल बात समझ रहे हो, इंग्लैंड हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लॉथ, क्लियर, बिकॉज यहाँ पे वो 10 बना रहे हैं, ये 12 बना रहे हैं. सिंपल. पोर्चुगल हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वाइन, सिंपल, वाइन में है, समझ आ रहा है, ठीक है. इन दोनों के आपके प्रोडक्ट समझ आ गए. अब आओ पीछे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके पास ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट होगा प्रोडक्ट का, वो इंसान उस चीज में डील करेगा. ओनली 2 countries 2 goods, वाइन एंड क्लोथ. मेक श्योर कि जो आपकी असम्पशन समझ रहे कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें. 2 कंट्री होने चाहिए और 2 गुड्स होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना. जैसे एक कंट्री है, ये बना रहा है वाइन, ये बना रहा है क्लोथ, ये बना रहा है वाइन और ये बना रहा है क्लोथ. ये रही कंट्री 1, ये रही कंट्री 2. जैसे आपने समझा, ये अच्छा वाइन जल्दी बना ले रहा है, ये क्लोथ जल्दी बना ले रहा है एज कम्पेयर टू. सो समझ गए ना कौन किस चीज में डील करेगा. सेम रिसोर्सेज यूज, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ओके, सेम रिसोर्सेज बना रहे हैं. फ्री ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम. यहाँ पे यू कैन फॉलो बार्टर सिस्टम. हाउ? बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका इंग्लैंड है वो क्लोथ में डील कर लेगा, ठीक है, वो इनको सप्लाई कर देगा. ये वाइन में डील कर लेंगे, ये इंग्लैंड को सप्लाई कर देंगे. समझ रहे हो, बार्टर सिस्टम फॉलो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. मीन्स बोथ ऑफ देम आर लाइक सप्लाइंग वन प्रोडक्ट फॉर द अनदर. ओके, होमोजीनियस रिसोर्सेज विद इन ईच कंट्री, होमोजीनियस होने चाहिए. ओके, कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके, एंड फैक्टर नॉट मोबाइल बिटवीन कंट्रीज. ओके, फैक्टर्स आर नॉट मोबाइल. ओके, सो ये आपके की अजम्पशंस हैं. की अजम्पशंस आर रियली इंपॉर्टेंट. हर पर्टिकुलर थ्योरी के अलग अलग की अजम्पशंस हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी. कुछ थोड़े थोड़े सेम है, जैसे नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका हो गया, फ्री ट्रेड हो गया, ओनली 2 countries 2 goods. ये कुछ ऐसे assumptions हैं जो थोड़े थोड़े सिमिलर रहेंगे कुछ थ्योरीज में. ओके, आई होप एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्लियर है. जो जितने टाइम में आपका कम रिसोर्सेज यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना पाएगा, बार्टर सिस्टम फॉलो कर लेंगे एक दूसरे दोनों कंट्रीज, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. ओके, ये हो गया एग्जाम्पल, आपको क्लियर है. नाउ मूविंग विद वन अदर एग्जाम्पल, दैट इज योर न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन की हेल्प से आप समझ सकते हो. कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया एंड चाइना, ठीक है. सो दे आर प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड क्लॉथ.
सिंपल, हमने वहाँ पे वाइन एंड क्लॉथ का लिया था, यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा मुझे न्यूमेरिकल में समझाना था तो यहाँ से आप ऐसे समझिए। इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इंडिया जो है वो व्हीट का है उसका प्रोडक्शन, एंड चाइना हैज़ अ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग क्लॉथ। ठीक है, दोनों का समझ आ रहा है। जैसे कि जो इंडिया है G20 बना पा रहा है, ठीक है, एंड जो चाइना है वो आपका 8 बना रहा है, ठीक है, मतलब पर यूनिट, ओके। एंड ये प्रोडक्शन इनका क्लॉथ का ज़्यादा है, ठीक है, चाइना का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, और इंडिया का व्हीट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना। सिंपल, क्लियर। Therefore, the India should specialize in the production of wheat and import cloth from China. So they should import cloth from China to India, and they should export wheat to China. Okay? So China should specialize in the production of cloth and import wheat from India. Clear? And this kind of trade should mutually beneficial to both India and China. एक चीज पे मेन फोकस करिए, दोनों कंट्रीज को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको चाहो तो आप ऐसे करके ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये रहा आपका 26 एंड ये रहा आपका 1814, ये रहा आपका इंडिया एंड ये रहा आपका चाइना। ओके, क्लियर। मूविंग अहेड, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द अनदर थ्योरी, दैट इज योर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ओके, मेक श्योर आप सारी थ्योरीज को प्रॉपरली मीन्स एक मेन की पॉइंट सबका याद रखिए कि आप सबको रिलेट करके लिख पाए। ओके, a country has a comparative advantage if it can produce a good at a lower opportunity cost than the another country. कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। Here is the example. I have taken the example of cotton and laptop. ठीक है, जो एक तरीके से लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बना सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एज कम्पेयर टू द अनदर कंट्री, उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट कंपेरेटिव एडवांटेज। ओके, सो जैसा हमने लिया है यहाँ पे इंडिया और नेपाल आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको तो सिंपली ऐसे देख के लग रहा होगा ये जैसे कॉटन है, ठीक है, एक तरीके से इंडिया अच्छा कॉटन बना ले रही है और लैपटॉप में तो इंडिया है, नेपाल तो समझ ही आ रहे नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। फॉर 1 टन ऑफ कॉटन एंड फॉर 1 लैपटॉप, ठीक है, कितना ये लोग टाइम ले रहे हैं, ठीक है, कैसे बन रहा है ये आप समझोगे। यहाँ पे जैसे इंडिया है, यू विल डू 1/2, ओके ओके, लैपटॉप ऑन कॉटन, ओके, 0.5 लैपटॉप एंड ये पर कॉटन पर टन वाला आपका आ रहा है रिजल्ट। एंड फॉर 1 लैपटॉप 2/16 एंड सॉरी 16/2, ओके, एंड you will be getting the answer over here. So जैसे इंडिया टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कॉटन, ठीक है, जैसे इन्होंने किया 10/20, सिंपली 0.5 लैपटॉप। ओके, नेपाल टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कॉटन, अगर उन्हें कॉटन प्रोड्यूस करना है सिंपली दे विल डू 2/16 कर दिया, अब उसका आ गया 0.25 अब यहाँ पे तो प्रॉपरली समझ आ रहा है कि नेपाल ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, इंडिया टू प्रोड्यूस 1 लैपटॉप, अब लैपटॉप की बात आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने किया 20/10, ओके, 2 tons of cotton, ठीक है, to produce 1 laptop they will be needing 2 tons of cotton, and for Nepal to produce 1 laptop, okay, they would be doing 16/2, that is 8 tons. अब यहाँ पे तो आपको समझ आ रहा है इंडिया और ये रहा नेपाल, ये दोनों नहीं। ओके, सो अब आपको पूरा आंसर पूरा चेंज नहीं हो गया जो आपने सोचा था। ठीक है, अब आओ की assumptions पे, अब क्लियरली आपको समझ आएगा। A country has a comparative advantage if it can produce a good at a lower opportunity cost than the another country. अब उन लोगों ने lower opportunity cost से उन्होंने produce किए goods को, right? So ये उनकी हो गई comparative advantage. Okay, you will do the comparison between the products of both the countries and जिसकी सबसे ज़्यादा कम आएगी, ठीक है, lower opportunity cost जिसकी होगी from the another country, उसकी होगी आपकी comparative cost advantage. Okay. Encourage countries to specialize in goods they produce more efficiently relative to others, not necessarily about absolute better. ठीक है, clear? Now moving further, 2 countries involved, England and Portugal. जैसे मैंने आपको बताया कि assumptions में 2 countries 2 goods जरूर है, ठीक है। 2 goods are traded, cloth and wine, मतलब 2 goods तो जरूरी है, होने ही चाहिए। Labor is the only input of production, ठीक है, जिसमें वहाँ पे आपको समझ आ रहा था कि हाँ इतने टन ऑफ कॉटन में इतने आर लग रहे हैं बनने में, तो इतने मतलब लेबर होंगे तभी तो बन पाएगा।
सो लेबर इज द ओनली इनपुट ऑफ प्रोडक्शन. सो एक तरीके से यहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट प्रोडक्शन कॉस्ट, नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड लास्ट इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दे आर जस्ट नेग्लिजिबल. सो ये और ये आपके ऐसे 3 assumptions हैं दैट वुड बी सिमिलर इन सम ऑफ द थ्योरीज. ओके, सो आई होप द assumptions are clear. Now moving ahead, criticisms. Too simplistic. Real world trade involves many countries and goods. Okay, ये आपके criticisms हैं. ठीक है. Ignores transport cost. Okay, which can affect the trade decision. कई बार होता है ये transport cost को ignore करते हैं. Only consider supply. इग्नोर्स कंज्यूमर डिमांड साइड. ओके, मतलब एक तरीके से ये कोशिश करते हैं जितनी वो सप्लाई कर पा रहे प्रोडक्ट्स की वो कर दे. कस्टमर का ये लोग थोड़ा कम सुनते हैं कि हाँ उनके क्या लाइक हाउ मच दे वांट. ओके, लेबर थ्योरी आउटडेटेड. मॉडर्न थ्योरीज आर लाइक यूज मल्टीपल फैक्टर्स. ओके, सो यहाँ पे ये जो लेबर थ्योरीज होती है ये थोड़ी आउटडेटेड हो जाती है. ठीक है, क्योंकि आजकल आप टेक्नोलॉजीज यूज़ करो, एडवांस चीज़ें सारी यूज़ करो, मशीनरीज यूज़ करो, तो लेबर थ्योरी थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है. assumes constant cost, ignores real world economies of scale. एक जो पर्टिकुलर कॉस्ट चल रहा है उसी को वो अज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, जो आजकल का एक होता है ना ट्रेंड. ओके, क्या अमाउंट चल रहा है, क्या पैसा चल रहा है, ओके, इकोनॉमी में, उस पर नहीं फोकस करते. ये जस्ट अज्यूम कांस्टेंट कॉस्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर मल्टीलैटरल ट्रेड. ओके, सिर्फ 2x2 मॉडल फोकस करता है. या तो वो क्लोथ और वाइन में डील कर लेंगे, ठीक है, या तो लैपटॉप और कॉटन में डील कर लिया. ये तीसरा प्रोडक्ट नहीं लाते हैं. ठीक है, दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर मल्टीलैटरल ट्रेड, ओनली फॉर 2x2 ट्रेड. ओके, जैसे 2x2 मॉडल है आपका. ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. ओके, आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करना होगा तभी आपका ऐसे आंसर आएगा. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. अगर आप ये पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन अगर आपका आया और आपने ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फुल मार्क्स फॉर श्योर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ये है आपकी 4 लाइन्स. ठीक है. Moving ahead, Heckscher-Ohlin theory. So Heckscher-Ohlin theory was pronounced by Heckscher-Ohlin. Okay, and so अब इसके बारे में पढ़ते हैं. Countries export goods that use the abundant factors and intensively, and they import goods they require the scarce factors. मतलब वो एक तरीके से उन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते हैं जो उनके पास फैक्टर्स अबंडेंट है उनके पास. ठीक है, जैसे उनके पास लेबर है, कैपिटल है, लैंड है. ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट्स इनकी हेल्प से बना लिए, इन फैक्टर्स की हेल्प से बना लिए. ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट कर दिया. अब वो इम्पोर्ट उन चीज़ों को कराते हैं जिसमें स्केर्स फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उनके पास नहीं है. ठीक है, फैक्टर अबंडेंस. कंट्री इज अ फैक्टर अबंडेंट इफ इट हैज मोर ऑफ वन फैक्टर रिलेटेड टू द अनदर फैक्टर. फैक्टर अबंडेंट कब होते हैं? जैसे कि कोई कंट्री है, उसके पास लेबर और कैपिटल है. ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं. दूसरी कंट्री के पास हो गए लेबर, कैपिटल, लैंड, तीनों हैं. दैट कंट्री विल बी द फैक्टर अबंडेंट, मीन्स दे हैव अ लॉट मेनी फैक्टर्स विद देम टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. ओके, एग्जाम्पल यूएस इज अ कैपिटल अबंडेंट एंड मैक्सिको इज लेबर अबंडेंट. एक तरीके से जो कैपिटल अबंडेंट है ये बड़ी बड़ी मशीनरीज पे खर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, बट मैक्सिको है ये लेबर अबंडेंट है. ये एक तरीके से उन मशीनरीज को लेते हैं जो प्रॉपर एक पर्टिकुलर पर्सन यूज कर रहा है उसको, मीन्स ठीक है, उस पर वर्क कर रहा है. ये क्या करते हैं कैपिटल अबंडेंट, ये हैवी मशीनरीज परचेज कर लेते हैं. ठीक है, जिनमें ज्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये कैपिटल अबंडेंट जगह है यूएस. एंड मैक्सिको ऑन द अदर हैंड इज लेबर अबंडेंट. ओके, सो गुड्स डिफर इन अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम. ठीक है, जो गुड्स भी डिफर करते हैं. ठीक है, प्लेस टू प्लेस एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट की कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी लेबर कैपिटल के अकॉर्डिंग. ओके, इफ के L is high, good, it's a capital intensive, and if LK is high, it's labor intensive. Okay, so so एक तरीके से ये मीन्स क्लियर होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका कैपिटल इंटेंसिव है तो उसका K upon L you can understand like they will be requiring a lot many machineries. ओके, सो हैवी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं. और जो L upon K इज हाई इज लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव है कैसे कि इसमें मैन पावर लग रही है आपकी. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा. ओके, सो दिस इज अबाउट द फैक्टर इंटेंसिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट द अजम्पशंस. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 मार्क्स में फॉर श्योर आ सकता है. ओके, 2 कंट्रीज 2 गुड्स 2 फैक्टर्स. यहाँ पे 2 कंट्रीज तो क्लियर है, 2 गुड्स भी क्लियर हैं.
अब टू फैक्टर्स आ गए आपके, लेबर एंड कैपिटल, ये आपके टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर एंजॉयमेंट इन ईच कंट्री, ठीक है। मीन्स एक तरीके से एक पर्टिकुलर फैक्टर ज्यादा अबंडेंट होना चाहिए दूसरी कंट्री में एज कंपेयर टू द अदर, ठीक है, तभी तो वो लोग ट्रेड कर पाएंगे, राइट। एंड डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज इन ईच गुड, सो दूसरों में डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज भी होनी चाहिए, राइट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन ऑल मार्केट्स, ओके। फैक्टर मोबाइल विद इन कंट्रीज बट इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज, मीन्स एक तरीके से क्या होता है, अगर फैक्टर्स सेम हैं, ठीक है, तभी उनमें ट्रेड हो सकता है। अगर फैक्टर्स इमोबाइल हैं तो उसमें ट्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे इनके पास है लेबर है, कैपिटल है, इनके पास भी लेबर है और इनके पास लैंड है, ये तो हो जाएगा, ओके, दिस विल बी डन, नॉट दिस, ओके, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर सेम हो गए बट यहाँ फैक्टर सेम नहीं हुए, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न ऑन स्केल, दोनों का जो कांस्टेंट रिटर्न होता है ना सेम आता है स्केल पे, सेम प्रोडक्शन फंक्शन फॉर बोथ कंट्रीज, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड आइडेंटिकल डिमांड, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी होती है बिकॉज लेबर इंटेंसिव एक जगह होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिमेंबर, एंड नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लाइक टैरिफ कोटाज यहाँ पे नहीं लगते, ठीक है। सो अगर 5 भी याद करने हैं, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल बता सकती हूँ इसमें, टू फैक्ट्री, ये 2 वाला कर लेना, 2x2 मॉडल वाला, फिर आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाता है, फैक्टर मोबाइल होने चाहिए, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। अगर ये 5 भी अगर आप कर लोगे तो 5 मार्क्स इज फॉर श्योर, ओके। सो मूविंग अहेड, लियोनेटिव पैराडॉक्स, अब ये क्या था, ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट है हेक्सचर-ओलिन की थ्योरी का। इट वाज प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिस्ट वासिल लियोनेटिव इन 1953, ठीक है। इन्होंने इसको प्रोनाउंस किया था, ओके, सो इन्होंने प्रपोज किया था इसको, बट ये जो हेक्सचर-ओलिन थ्योरी व्हिच स्टेटेड दैट capital rich country like US should export capital intensive goods, बट ये उसके थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन में थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर। लियोनेटिव्स फाइंडिंग क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मींस ऐसा उन्होंने इस पे कॉन्ट्रडिक्ट क्यों किया उस पर्टिकुलर थ्योरी पे, अब बताएंगे उनकी फाइंडिंग्स अकॉर्डिंग यूजिंग यूएस ट्रेड डेटा, ठीक है। ही फाउंड that US was exporting labor intensive goods and importing capital intensive goods, okay. This was opposite to HO, that is Heckscher-Ohlin theory predictions, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे उल्टा हो रहा था, ठीक है, जो HO थ्योरी में प्रिडिक्ट हुआ था, ओके। सो एक तरीके से लियोनेटिव पैराडॉक्स इज द लाइक ऑपोजिट टू आपका हेक्सचर-ओलिन थ्योरी का, ओके। मूविंग अहेड, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक तरीके से इस पर्टिकुलर जो लियोनेटिव पैराडॉक्स है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी मेंशन है, जैसे कि ये थ्योरेटिकल चैलेंज था, शोज एचओ हैज लिमिटेशंस थे कुछ एचओ हेक्सचर-ओलिन थ्योरी में, ठीक है। एम्पिरिकल इनसाइट्स, ठीक है, मीन्स एक तरीके से आप प्रॉपरली आप टेस्ट नहीं कर पा रहे क्या रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। रियल वर्ल्ड डेटा डजंट मैच अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते वो वैसे नहीं मैच हो रहा है। मॉडिफाइड मॉडल्स, इंस्पायर्ड थ्योरीज लाइक स्टोफल सैमुअल्सन फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक तरीके से जो स्टोफल सैमुअल्सन थे उन्होंने क्या फोकस किया था, ह्यूमन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। ये मॉडिफाइड मॉडल था बिकॉज रिसर्च क्या था, ओपन द डोर्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स ट्रेड मॉडल्स। इस थ्योरी की वजह से जब रिसर्च हुआ तो बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स ट्रेड मॉडल्स थे उस पे फोकस किया गया, बस कुछ ही फैक्टर्स पे नहीं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों पे, मल्टीपल ट्रेड पे फोकस किया गया। पॉलिसी इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस मॉडर्न ट्रेड स्ट्रैटेजी डिसीजन, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता मॉडर्न ट्रेड का, कि जैसे अब एडवांस चीज़ें आ गई हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, ओके। सो मूविंग अहेड, क्रिटिसिजम्स ऑफ हेक्सचर-ओलिन थ्योरी। So criticisms क्या थे, unrealistic assumptions, okay, as you studied earlier, means एक तरीके से empirical result नहीं आ रहे थे, ठीक है। unrealistic थे means ये अच्छा ठीक है, ये कंट्री अगर लेबर इंटेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव है तो हम लोग इनमें ट्रेड करा सकते हैं, दिस इज अनरियलिस्टिक। रिस्ट्रिक्टिव मीन्स कई जगह पे इट वॉजेंट लाइक अलाउड टू डू द ट्रेड बिकॉज ऑफ द देयर थ्योरी, उनके assumptions के अकॉर्डिंग कई जगह रिस्ट्रिक्टिव था, ये वन साइडेड थ्योरी थी, मतलब वो अपने में ही फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है हमारी यूएस है, हमारी कैपिटल इंटेंसिव है, मेक्सिको चलो लेबर इंटेंसिव है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं।
स्टैटिक इन नेचर था एंड विन होल्ड क्रिटिसिज्म था, ठीक है. सो ये आपके सारे क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है. सो मूविंग अहेड, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी. ओके, इसमें क्या था, कंट्रीज विद सिमिलर लेवल ऑफ इकोनॉमीज, डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस ट्रेंड टू ट्रेड सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो जैसे कि एक्सप्लेन्स इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, जैसे कि ट्रेड इन द सेम टाइप ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल कार फॉर कार्स, ठीक है. सो एक तरीके से वो क्या करते थे, जैसे कि एग्जाम्पल आपका 1 second, I just forgot to like add one slide of examples, but ऐसे अगर आप नॉर्मली समझो, ठीक है, जैसे कि 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें आपको एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है, एंड दे बोथ हैव द लाइक दे हैव द सेम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड द ट्रेंड्स टू सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है. जैसे यहाँ पे कार्स की बात हुई, कार्स फॉर कार्स. अब ये कैसे हो गया, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर डिमांड होगी उस कंट्री में भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की भी सेम होगी एज कम्पेयर टू देयर कंट्री. ओके, जैसे कि एशिया है एंड यूरोप है. ओके, दीज आर द 2 countries, एशिया and Europe. So they are trying to do country similarity theory by exporting the goods, okay, which have the same demand and the preferences because उनके customers भी same हैं. Okay, so अगर हम key insights के बारे में पढ़े इसके, so companies are more successfully exporting to markets that are similar to their home market, ठीक है. अगर उनके पास abundance है particular products की कि वो supply कर सकती है, ओके, जो पर्टिकुलर नीड है दूसरे कंट्री में भी, तो वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी बन जाती है. स्पेशली ट्रू फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वेयर ब्रांड्स एंड क्वालिटी मैटर, ठीक है. एक तरीके से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई कार के पार्ट्स हैं, ठीक है. सो यू वांट द पार्ट्स ऑफ फोर्ड, ओके, फोर्ड एक कंपनी है आपकी कार्स की, ठीक है. इफ़ यू वांट देयर व्हील्स, ओके, और कोई और प्रोडक्ट चाहिए आपको, सो यू कैन एक्सपोर्ट दोज पर्टिकुलर गुड्स, क्योंकि उनको भी मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है, उन्हें भी यूज़ करनी है अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है. टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज दैट इन्फ्लुएंस द ट्रेड. सो पहले आता है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नेक्स्ट आपका आता है जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी एंड लास्ट इज कल्चरल सिमिलैरिटी. ओके, सो दीज आर द 3 similarities that influence the trade. This is really important. This is definitely going to come because देखिए country similarity तो आप simply 2 marks में define कर देना, plus this types will be for 3 marks. ओके, ये आपका सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है. ओके, आपको खुद समझ आ रहा होगा कि हाँ ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. फ्रेंडली कंट्रीज ऑफन ट्रेड डू एग्रीमेंट्स लाइक USSR. सो जैसे कंट्रीज होती हैं जैसे US एंड इंडिया, सो एक तरीके से क्या होता है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, ठीक है. सो दे ट्रेड इन द सेम प्रोडक्ट्स. ओके, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी लाइक नियर बाय कंट्रीज ट्रेड मोर ड्यू टू देयर लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. कई बार क्या होता है कि एक पास है वो कंट्री, ठीक है, पास वो जगह है, तो एक तरीके से बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगा, नेग्लिजिबल आएगा या कम आएगा, तो हम लोग एक तरीके से सेम प्रोडक्ट्स में हम लोग एक्सपोर्ट और डील कर सकते हैं, ठीक है, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी की वजह से. नेक्स्ट इज कल्चरल सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्रेडिशन, सेम वैल्यू, सेम लैंग्वेज, ईज ट्रेड, एग्जाम्पल US कैनेडा, यूरोप नेशंस. ये सब क्या होते हैं, अगर आपका सेम ट्रेडिशन है, सेम कल्चर है, ठीक है, जैसे क्रिसमस के टाइम, ठीक है, अब जैसे US एंड कैनेडा है, सो दे विल बी एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स. ओके, लाइक जो भी आपके लाइक अगर हम क्रिसमस की बात करें मेजरली, बिकॉज आपका काफ़ी अच्छा US में बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, राइट. एंड अगर इफ दे वांट टू लाइक एक्सपोर्ट गुड्स टू कैनेडा, सो दे कैन डू द सेम बिकॉज दे हैव द कल्चर सिमिलैरिटी. ओके, नाउ मूविंग अहेड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ये आपकी लास्ट थ्योरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी थ्योरी है. ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये तो सबको पता है. ओके, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. ओके, वही वाली है ये, ठीक है. प्रोडक्ट्स गो थ्रू द 4 स्टेजेस, दैट इज योर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. ओके, ट्रेड पैटर्न शिफ्ट एज द प्रोडक्ट मूव थ्रू देयर लाइफ साइकिल. सिंपली ये आप लाइफ साइकिल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आपका इंट्रोडक्शन जगह हो जाता है, फिर ये आपका ग्रोथ हो जाता है, ये एक मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है, और फिर यहाँ से आपका डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू हो जाता है, ठीक है. तो ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है. फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है. जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव गुड्स यूज़ कर रहे हो, उस पर ज़्यादा ये पार्टिकुलर फोकस करते हैं, ठीक है. सो मूविंग अहेड, प्रॉपरली हम समझे अगर इंट्रोडक्शन स्टेज से, ठीक है. प्रोडक्ट इज न्यू एंड इनोवेटिव. ओके, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जैसे कि फोन, ठीक है, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द फोन राइट नाउ,
ओके ठीक है, अब ये मत सोचो कि आईफोन है कि कौन सा, बस फ़ोन है, ठीक है। लॉन्च इन होम डेवलप्ड होम कंट्री, होम एंड मार्केट, डेवलप्ड मार्केट। एक तरीके से ये पहले डोमेस्टिकली मीन्स लॉन्च होगा, ठीक है। आप देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक वो प्रोडक्ट आपकी होम कंट्री में नहीं चलेगा, फॉरेन में नहीं चलेगा। ये चीज़ आप बांध के रख लो। अगर आप कुछ भी लॉन्च कर रहे हो, एनीथिंग इट इज़, कोई भी आपका स्टार्टअप भी है, ठीक है, मेक श्योर आप पहले अपना होम कंट्री में उसको चलाओ, उसको यूज़ करो कि हाँ उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी डिमांड है, देन ओनली यू कैन गो फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लॉन्च इन होम कंट्री, डन। हाई इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। सिंपल बात है, इंट्रोडक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करोगे, ठीक है, क्या टारगेट ऑडियंस है हमारी, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, क्या प्राइस रखे, ठीक है, प्रमोशन आप करोगे, एडवर्टिजमेंट्स करोगे। ये पर्टिकुलर स्टेज है जिसमें आप सबसे ज़्यादा इनोवेशन प्रमोशन करते हो, ओके। एक्सपोर्ट्स बिगिन फ्रॉम इनोवेटिंग कंट्री, ठीक है। सो एक तरीके से आप ये भी जानोगे कि हाँ किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, वो भी आप फोकस करोगे। लो प्रॉफिट्स, फ्यू और नो कॉम्पिटिटर्स। एक तरीके से अगर आपका पहली बात तो प्रॉफिट तो इस स्टेज पे नहीं होगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ये सब हर कोई जानता है इंट्रोडक्टरी स्टेज में। फ्यू और नो कॉम्पिटिटर्स, बहुत ही कम कॉम्पिटिटर्स होते हैं स्टेज पे, क्योंकि आप तो अभी बच्चे हो ना, मीन्स यू हैव जस्ट ग्रोन योर बिजनेस, ओके, यू आर एट द इंट्रोडक्टरी स्टेज, ओके। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ स्टेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप बढ़ गए, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका ग्रोथ हो गया, ठीक है। सेल्स राइज रैपिडली, सेल्स बढ़ रही है, मोर डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज एंड प्रॉफिट इंक्रीजेस। अब जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, खूब प्रोडक्शन किया, खूब प्रमोशन किया, अब वो थोड़ा सा डिक्रीज कर दो, क्योंकि अब सेल्स शुरू हो चुकी है, सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटर मार्केट ऑफन एट लो प्राइस, एक्सक्यूज मी। सो एक तरीके से नए कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे मार्केट में, ठीक है, बिकॉज दे विल बी नोइंग अबाउट यू कि हाँ एक नया कॉम्पिटिटर आया है हमारी कंपनी में, ओके। प्रमोशन एफर्ट्स इंटेंसिवली टू मेंटेन लीडरशिप, तो प्रमोशन करो, ठीक है, यहाँ पे भी आपको प्रमोशन करनी है, ठीक है, मेक श्योर यहाँ पे भी आप प्रमोशन कर रहे हो, यहाँ पे भी आप प्रमोशन करोगे, ठीक है, ओके। मूविंग अहेड, मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी में क्या होता है, प्रोडक्ट इज वाइडली नोन एंड कंज्यूम्ड। अब भाई यहाँ पे तो काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट कंज्यूम भी कर लिया, खरीद भी लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, मैच्योरिटी ग्रोथ हो गया, अब ये आ गई मैच्योरिटी वाली स्टेज पे, ठीक है, ये स्टेज हो गई, ये स्टेज हो गई, अब ये हमारी है मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। इंटेंस कॉम्पिटिशन, प्राइस वॉर्स। प्राइस वॉर्स क्या होते हैं, एक तरीके से जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, दे ट्राई टू डिक्रीज देयर प्राइस एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, सो दैट दे कैन लाइक काफ़ी ज़्यादा मार्केट और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइस वॉर्स, ठीक है। कंपनी सीक मॉडिफिकेशंस बाय प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स, ओके। हाई मार्केटिंग एक्सपेंसेस टू डीले डिक्लाइंस, ठीक है, एक तरीके से थोड़े मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं कि हम लोग को ज़्यादा डीले ना हो, मीन्स डिक्लाइन ना कर जाए हम लोग, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम लोग डिक्लाइनिंग स्टेज पे ना आए, ठीक है। जब आपकी ये वाली स्टेज आ जाती है ना, ऐसी वाली मेच्योरिटी तो हो गई, यहाँ पे इसमें वो लोग जोर लगा देते कि हाँ भाई डिक्लाइन नहीं होने देंगे, हम अपनी कंपनी को डिक्लाइन नहीं होने देंगे, ठीक है। स्टार्ट टू ग्लोबल प्रोडक्शन स्प्रेड, ठीक है, एक ग्लोबली प्रोडक्शन शुरू कर देते कि और लोग हमें जाने, न्यू मार्केट में हम लोग जाए, न्यू कस्टमर्स बने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग स्टेज में, क्या होता है, मार्केट बिकम सैचुरेटेड, प्रोडक्ट लूज पॉपुलैरिटी, ठीक है, एक तरीके से स्कैटर्ड हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाती है मार्केट, जो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे थे उन्होंने बंद कर दिया खरीदा। सेल्स फॉल ड्यू टू न्यू इनोवेशंस, इधर उधर नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, नए इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज पे आ गए। प्रोडक्ट में स्टिल बी सोल्ड टू लॉयल और निश कस्टमर्स। अब जो प्रोडक्ट है वो मे बी लॉयल कस्टमर्स तो परचेज करते रहेंगे, और जो आपकी निश मार्केट है, ठीक है, निश कस्टमर्स जो होते हैं आपके, वो भी आपसे खरीदते रहेंगे, ठीक है, बट नए कस्टमर्स नहीं बनेंगे यहाँ पे। कंपनीज में फेज आउट और रिसाइकल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स, ओके, एक तरीके से ये डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो आपका पर्टिकुलर ग्रोथ है वो कम हो गई है, ठीक है, ये आपकी ओके, ये आपका पूरा फेज ये रहा आपका, ठीक है, ये आप ऐसा आरोज भी बना के पूरा समझा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेज वाला, okay, so production, growth, maturity, decline. I hope it's clear to you, and I hope all the theories are clear to you. So if you have any questions as such, you can just DM me on my Insta, or you can even email me
So here is my address. Secondly, if you are looking for any notes as such, okay, so you can just mail me. Okay, I will forward you the details. And in short, I will be like describing all the theories in my description box also. So that would be really helpful for you, because if you are in like you are about to give your exam, so you can just go through those descriptions, and that will be definitely helping you out. Okay, so thank you so much for watching my videos. So please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you.